बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में आप सभी का। पिछले वीडियो में हम और आप डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं पोलराइजेशन के बारे में, और अभी जो लेटेस्ट वीडियो डिस्कस किया है हम लोगों ने, उसमें हमने देखा कि पोलराइजर यानी ध्रुवक क्या है, एनालाइजर यानी विश्लेषक क्या होता है। हमने ये देखा कि हम अनपोलराइज्ड वेव से पोलराइज्ड वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब लाइट की बात आती है यानी अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश से पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सबसे आसान तरीके से अभी पिछले वीडियो में देखा है, और वही मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी वीडियो को यूज करके हम मेलस लॉ समझने वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम मेलस लॉ डिस्कस करेंगे, और सबसे आसान तरीके से मेलस लॉ भी आप समझेंगे, और उस पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, वो सब हम बहुत कम समय में बड़े आसानी से सीखने वाले हैं। तो बने रहिए आज के वीडियो में हमारे साथ, और आइए बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हम सीखते हैं मेलस लॉ। आपसे कहना चाहूंगी कि यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, फ्रेंड्स आपको पसंद आते हैं ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं, और डायग्राम को देखते ही आपको पिछला वीडियो याद आ रहा होगा। जी, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है, या आपने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है, तो फ्रेंड्स जल्दी से उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे हम आज यूज़ करने वाले हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे अच्छे से। अगर पूरा वीडियो आपने पिछला पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि हम अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक है, तो ऐसा ही हम एक डायग्राम जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हम लोगों ने बना करके वहां पे सीखा था। आप उस केस में यानी अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वहां के लिए ये वाला डायग्राम आप एज सच बना सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने आपने ड्रॉ करके उसे डिस्कस किया था। आप अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्रोड्यूस करने का हम लोगों ने प्रोसेस सीखा था बाय यूजिंग टूरमैलिन क्रिस्टल। टूरमैलिन क्रिस्टल को प्रयोग में लेकर के जो हमने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला था, उसमें ये वाला डायग्राम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसे एज सच आप बना सकते हैं, जिसमें आप जो पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो आप देखकर समझ गए होंगे। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें पोलराइजर और एनालाइजर यानी ध्रुवक और विश्लेषक पैरेलल हैं। ये केस आपने डिस्कस किया है हमारे साथ पिछले वीडियो में। और जो दूसरा वाला डायग्राम आप ये देख रहे हैं, इसमें आपका पोलराइजर और एनालाइजर यानी कि ध्रुवक और विश्लेषक दोनों एक दूसरे से क्रॉस पर हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो पोलराइजर की एक्सिस है और एनालाइजर की एक्सिस दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। जिस केस में आपने देखा था पिछले वीडियो में कि एनालाइजर को क्रॉस करके कोई भी लाइट बाहर नहीं जाती है, यानी लाइट की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो बस आज हम इसी को मेलस लॉ से समझेंगे, क्योंकि पिछले में तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली ये बात सिर्फ बोल दी थी कि अगर दोनों पैरेलल है पोलराइजर एनालाइजर, तो यहाँ आउटपुट में यानी एनालाइजर के आउटपुट में मैक्सिमम इंटेंसिटी है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं यानी 90 डिग्री की बना रहे हैं एंगल एक दूसरे के साथ, तो एनालाइजर के आउटपुट में 0 इंटेंसिटी है, 0 तीव्रता है प्रकाश की। आज इसी को हम यहां पर प्रूव कर लेंगे मेलस लॉ से। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो बार बार हम मेलस लॉ की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जान लेते हैं जरा सा कि मेलस लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स, मेलस लॉ एक तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम पोलराइजर और एनालाइजर ध्रुवक और विश्लेषक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की एक्सिस यानी पोलराइजर की एक्सिस और एनालाइजर की एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल हो सकती हैं, क्रॉस हो सकती हैं, या किसी एंगल पर हो सकती हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि पोलराइजर
और एनालाइजर की जो एक्सिस है, अक्ष है, वो एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री पर, यानी ना पैरेलल है ना क्रॉस है, कोई एंगल थीटा बना रही है। और पिछले वीडियो को पूरा ध्यान में रखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था, कैमरा ऑन करके आपको सिखाया था कि आप ये एनालाइजर को कैसे 360 डिग्री से रोटेट कर रहे थे, तो पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच एंगल भी चेंज होता चला जा रहा था। उसी केस में हमने यहां कहा कि पोलराइजर की एक्सिस और एनालाइजर की एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा डिग्री का। अगर इन दोनों के बीच थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता में क्या रिलेशन आएगा वो हम मेलस लॉ से समझते हैं। आप यूं मान लीजिए कि जो लास्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो पोलराइजर से निकल करके इंटेंसिटी आ रही है उसे हम आई नॉट कहें। क्लियर? आप ध्यान रखिएगा कि आई क्या है और आई नॉट क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू यूज हम इसको अलग अलग जगहों पर यूज भी करेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप यहां ध्यान से देखिए कि हमने इस केस में आई क्या लिया है, जो एनालाइजर के आउटपुट में लाइट की इंटेंसिटी आती है, यानी एनालाइजर से विश्लेषक से निकलने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता है, वो है आई। और पोलराइजर से निकलने के बाद यानी पोलराइजर के आउटपुट में, ध्रुवक के आउटपुट में, ध्रुवक का आउटपुट से क्या मतलब है, एनालाइजर का इनपुट जो एनालाइजर पर इंसिडेंट हो रही है, विश्लेषक पर जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो है आई नॉट। ओके, और पोलराइजर और एनालाइजर के बीच हमने एंगल कितना लिया है, थीटा। वेरी गुड। तो अगर पोलराइजर और एनालाइजर के बीच एंगल कोई थीटा बन रहा है और इंटेंसिटी जहां हमने आई और आई नॉट लिखा है इस तरह से है, तो यहां आई और आई नॉट और थीटा का एक रिलेशन बनता है, और वो बनता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स, यही रिलेशन है मेलस लॉ। यही रिलेशन अभी बहुत सारी चीजों को यहां एक्सप्लेन करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आई क्या है, एनालाइजर के आउटपुट में, यानी एनालाइजर को क्रॉस करके, विश्लेषक को क्रॉस करके जो आउटपुट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश की तीव्रता, वो है आई। और आई नॉट क्या है, एनालाइजर का इनपुट यानी विश्लेषक पर आपतित जो लाइट है, लाइट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, वो है आई नॉट। ओके, आई नॉट आपतित होती है, इंसिडेंट होती है एनालाइजर पर, और आई बाहर निकलती है, निर्गत होती है। ओके, तो आप ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। यहाँ रिलेशन जो आपने देखा ये है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है आपका मेलस लॉ, लॉ ऑफ मेलस। ओके, तो अब इसे अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप सीधे से इसको देख के ही कह सकते हैं कि किसी एनालाइजर का जो आउटपुट लाइट है, यानी विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई, वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा क्या है, पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल है। थीटा ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष के बीच का कोण है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम वर्ड्स में लिख देते हैं इसी चीज को तो बन जाता है हमारा ये मेलस लॉ, मेलस का नियम या लॉ ऑफ मेलस। ठीक है, अब इसी को कुछ कुछ जगहों पे अलग तरीके से भी लिखते हैं, और आप जैसा आपको पसंद आया वैसा लिख सकते हैं डेफिनेशन, पर समझने में सारी चीजें आपको इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे ये कहते हैं, यहां हमने पोलराइजर और एनालाइजर के बीच हमने एक्सेस जो है उनके बीच का एंगल थीटा लिया है। अब आप सोचिए जो पोलराइजर की एक्सेस है वही होती है पोलराइजर को क्रॉस करके जो लाइट निकल के जा रही है, यानी पोलराइज्ड लाइट
जो पोलराइजर के आउटपुट में है उसका एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन भी है। जिस डायरेक्शन में वेव वाइब्रेट कर रही है, ये वाली पोलराइज लाइट जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है वो वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी है। यानी अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि एनालाइजर पर इंसिडेंट लाइट की वाइब्रेशन की डायरेक्शन और एनालाइजर की एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो भी ये वही थीटा तो बनेगा जो पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच एंगल आ रहा है। फिर से एक बार देखिए कि जो आपका पोलराइजर से आउटपुट वाली लाइट आपको मिल रही है, पोलराइजर से जो आउटपुट में आ रहा है, यानी ये पोलराइजर इससे निकलने वाली जो लाइट है, प्रकाश है, उसका कंपन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वो सेम है जो पोलराइजर की एक्सिस है। और यही है लाइट जो एनालाइजर पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है विश्लेषक पर। तो हम ये भी कह सकते हैं विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के कंपन की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लाइट इंसिडेंट, पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। इस एनालाइजर पर जो लाइट इंसिडेंट हुई उसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन और एनालाइजर के एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा। तो ये आउटपुट इंटेंसिटी का थीटा के साथ रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा I प्रोपोर्शनल टू कॉज स्क्वायर थीटा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है I नॉट। और I नॉट क्या है? जो एनालाइजर पर इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश है, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। तो फ्रेंड्स ये चीज तो आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा कि मेलस लॉ आप किसे कहते हैं। यहां आपको सारे डायरेक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे जो हम लोगों ने यहां डायरेक्शन की बात की है, यानी थीटा को हम किस तरीके से कह सकते हैं। हम इसे पोलराइजर और एनालाइजर के बीच एक्सिस के फॉर्म में भी बता सकते हैं, उनके बीच का एंगल बता सकते हैं, या हम एनालाइजर का जो एक्सिस है उसका एनालाइजर पर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के टर्म्स में भी थीटा को बता सकते हैं। इसी चीज को आप यहां देख लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही चीज है कि मेलस लॉ क्या है। व्हेन अ बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू एनालाइजर, द इंटेंसिटी I of transmitted light varies directly as the square of the cosine of the angle theta between the transmission direction of polarizer and analyzer. This is the लॉ ऑफ मेलस। वही चीज कह रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। आप कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेकर के उसे एनालाइजर से पास कराते हैं, ठीक है। एनालाइजर पर लाइट आपने इंसिडेंट कराया है। द इंटेंसिटी I ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, ओके, जो एनालाइजर के आउटपुट में गई है लाइट, उसकी इंटेंसिटी I वो कैसे वेरी करती है? वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, यानी एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। जो पोलराइजर है उसकी ट्रांसमिशन डायरेक्शन क्या होती है? इससे जो वेव निकलती है वो इसके एक्सिस के पैरेलल निकलती है, और एनालाइजर की जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है वो इसकी एक्सिस होगी। इन दोनों के बीच एंगल जो बन रहा है वो हमने थीटा लिया था, और कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होती है जो एनालाइजर से लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I। यही चीज इन्होंने यहां पर लिख रखा है और यही चीज हमने आपको बताया है। इसे आप अपने तरीके से वर्ड्स दे सकते हैं। आपको याद सिर्फ रखना है I इज इक्वल टू I नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, डिफाइन करते समय हम ये कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं, तो वहां पर आप I नॉट को लिख सकते हैं। आपने लिखा I प्रोपोर्शनल टू कॉज स्क्वायर थीटा
और जब प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल लिखा तो वहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आई नॉट डाल सकते हैं, यानी आई प्रोपोर्शनल टू कॉज स्क्वायर थीटा, जहां आप बताएंगे कि थीटा क्या है, पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच एंगल है थीटा, या जैसे अभी हमने और इसके एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं आप वो इसको कह सकते हैं। आप कह सकते हैं पोलराइजर या एनालाइजर की जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है, यानी इनसे क्रॉस करके लाइट जिस तरीके से निकल रही है वाइब्रेट करते हुए, वो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है ना, उनके बीच का एंगल थीटा आप कह सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ आप आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा लिखेंगे। याद रखिएगा आई क्या है, एनालाइजर के आउटपुट में लाइट की इंटेंसिटी, और आई नॉट क्या है, एनालाइजर पर इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। ओके, बार बार पोलराइज्ड लाइट कह रहे हैं, आप इसको देख करके इसको समझ लीजिएगा, याद रखिएगा इसको कि यहां पर जो लाइट है वो पोलराइजर से क्रॉस होकर के आई है, यानी ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है, परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो एनालाइजर पर इंसिडेंट होती है। तो फ्रेंड्स ये तो मेलस लॉ था जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के वाले डायग्राम के साथ लिंक करके यहाँ पे सीखा है। अब पिछले वीडियो में बार बार कुछ चीजें कहा गया था, देखें जरा सा उसे हम कैसे यहाँ पे मेलस लॉ को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे बार बार हमने कहा कि अगर ये पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे से पैरेलल हैं, यानी जो फर्स्ट वाला डायग्राम आपको शो कर रहा है, तो इस केस में यहां पर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई है उसकी जो इंटेंसिटी है वही इंटेंसिटी एनालाइजर के आउटपुट में मिलने वाली है, यानी कि एनालाइजर यानी विश्लेषक के आउटपुट में मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता की बात हमने की थी। ओके, और हमने कहा था कि इस एनालाइजर को इस जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है लाइट की उसके चारों तरफ 360 डिग्री से जब आप रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री के रोटेशन में 2 बार यहां आउटपुट में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और 2 बार यहां आउटपुट में इंटेंसिटी 0 हो जाती है। ओके, 0 किस केस में, जब यहां पर परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो। ओके, तो इस चीज को भी मेलस लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है वो देख लीजिए। अगर आपको एग्जाम में कहा जाता है कि इसे आप प्रूव करके दिखाइए तो आप मेलस लॉ यूज करिए और उस कैलकुलेशन से आप शो कर दीजिए कि एनालाइजर के आउटपुट में 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और 2 बार मिनिमम होगी अगर हम एनालाइजर को लाइट ट्रांसमिशन डायरेक्शन के चारों तरफ 360 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो फ्रेंड्स ये मेलस लॉ आपको याद है, नीचे लिख भी रखा है मैंने, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए केस 1 हम ले लेते हैं जबकि हमने दोनों को पैरेलल लिया। पहले केस में हमने क्या किया, जहां पर आपका पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल आपने लिया, ठीक है। तो यहां रिलेशन हमें क्या मिलता है मेलस लॉ से, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। आई और आई नॉट को मत भूलना, आई क्या है, एनालाइजर के आउटपुट में इंटेंसिटी, और आई नॉट है एनालाइजर यानी विश्लेषक के इनपुट में, यानी एनालाइजर पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि जब पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, आप डायग्राम को देखिए कि अगर आप इसको रोटेट करते हैं, एनालाइजर को रोटेट करें, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, और इसे आप रोटेट करते जाइए, जब ये 180 डिग्री घूम जाता है तब भी यहां पे मैक्सिमम हमें इंटेंसिटी मिलती थी। मतलब पोलराइजर और एनालाइजर के बीच अगर 180 डिग्री का एंगल है तब भी तो दोनों पैरेलल हैं, डायरेक्शन उलट गया है लेकिन होंगे पैरेलल ही, तो भी उस केस में भी हमें एनालाइजर के आउटपुट में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी। तो पैरेलल के केस में 2 एंगल आपको मिलेंगे पोलराइजर और एनालाइजर के बीच जो बन रहा है, और वो 2 एंगल क्या होंगे आपके, 0 डिग्री या 180 डिग्री। और जब कॉज 0 डिग्री आप लिखते हैं तो कॉज 0 डिग्री होता है 1, कॉज 0 डिग्री आपका होता है 1,
और जब cos 180 डिग्री आप लिखते हैं तो cos 180 डिग्री होता है -1। लेकिन जब इन दोनों ही केस में आप स्क्वायर लेते हैं यानी cos स्क्वायर थीटा, तो cos 0 डिग्री का भी स्क्वायर 1 आएगा, cos 180 डिग्री का स्क्वायर भी यानी -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा में, ओके, तो कॉज स्क्वायर थीटा दोनों ही केस में 1, इसका मतलब I इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। और आई नॉट की कौन सी इंटेंसिटी है? जो एनालाइजर पर इंसिडेंट थी, आपतित थी। तो आउटपुट में हमें इंटेंसिटी कितनी मिली? जितनी इंसिडेंट हुई थी उतनी सारी की सारी आउटपुट में आपको मिल गई, उससे ज्यादा इंटेंसिटी हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल हैं तो आउटपुट में इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलती है, ये वाला केस हो जाएगा, जबकि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। और दूसरा केस हम लेते हैं यहां पर, जबकि आपका पोलराइजर और एनालाइजर दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है या दोनों की जो एक्सिस हैं, एक्सिस आप समझ रहे होंगे, मैंने बार बार एक्सिस की बात इसमें की है, फिर से एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर ये आपका टूरमैलिन क्रिस्टल है, ओके, तो जो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, यानी यहां से जो वाइब्रेशंस जा रहे हैं वो इसी के पैरेलल वाले निकलेंगे, बाकी नहीं निकलेंगे। इसी टूरमैलिन क्रिस्टल के एक्सिस को हम इसकी ट्रांसमिशन डायरेक्शन कहते हैं। ओके, ये है आपके टूरमैलिन क्रिस्टल की ट्रांसमिशन डायरेक्शन, जिससे होकर के जो लाइट है वो उसी के पैरेलल वाइब्रेट करती हुई बाहर निकल करके जाती है। अब हमने क्या कहा कि आपके जो पोलराइजर और एनालाइजर हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? ये वाला केस 2 हमारा आ जाएगा, जहां पर दोनों के बीच, दोनों के जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है, दोनों की एक्सिस है, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फिर से मेलस लॉ यूज करिए जरा सा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि कॉज 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0 जी। अब जैसे तो कॉज स्क्वायर थीटा अगर हम करेंगे तो कॉज स्क्वायर 90 डिग्री यानी 0 का स्क्वायर, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर इज अगेन 0, 0 इंटू 0 इज 0। तो यहां पर जैसे ही आप 0 रखेंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आई नॉट को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एनालाइजर और पोलराइजर क्रॉस करेंगे तो एनालाइजर के आउटपुट में इंटेंसिटी जो मिल रही है वो इंटेंसिटी हो जाएगी 0 जी। तो क्रॉस वाले केस में इसीलिए जैसे ही पोलराइजर और एनालाइजर क्रॉस करते थे, आपने क्या लिखा था? आउटपुट में मिनिमम इंटेंसिटी, है ना, और मिनिमम या 0 की बात हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कब मिनिमम होता है, कब 0 होता है। ये चीज देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये क्रॉस्ड हैं तो आउटपुट में आपको 0 इंटेंसिटी यानी नो लाइट यानी 0 इंटेंसिटी, ओके, ये वाला केस आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए जब आप रोटेट करते हैं इस एनालाइजर को 360 डिग्री से, तो 2 बार, कल मैंने आपको करके दिखाया था कि 2 बार कंडीशन आएगी जबकि पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस क्रॉस करेंगी, एक तो 90 डिग्री और एक जब 270 डिग्री, है ना, और दोनों ही केस क्रॉस वाले ही हैं, दोनों में ही कॉस थीटा की वैल्यू 0 आएगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन 0 आएगा, यानी यहां पर लाइट की इंटेंसिटी दोनों ही केस में 0 हो जाती है। और यही रीजन है कि जब आप एनालाइजर को 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री रोटेशन में 2 बार ऐसी कंडीशन आती है जबकि यहाँ पे नो लाइट की कंडीशन मिलती है। फिर से एक बार आपको यहाँ बताएं कि जब ये वाली लाइट परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड होगी तब तो यहाँ पर 2 बार नो लाइट यानी 0 इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन अगर ये लाइट परफेक्टली प्लेन पोलराइज नहीं है यानी पार्शियल पोलराइज है, आंशिक रूप से पोलराइज है, तो यहां पर रोटेशन कराने पर एनालाइजर को 360 डिग्री से यहां पर 2 बार लाइट मिनिमम पे जाएगी पर 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि अगर आप
इस लाइट को परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लेते हैं, तो जब आपका पोलराइजर एनालाइजर को क्रॉस करता है, यानी एनालाइजर पोलराइजर को क्रॉस करता है, तो एनालाइजर की इस एक्सिस से कोई लाइट नहीं निकल पाएगी, इसी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर ये लाइट परफेक्टली पोलराइज्ड नहीं है, पार्शियल पोलराइज्ड है, तो इसमें इस वाइब्रेशन के साथ साथ इससे परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन, जो पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे ये डॉट जो हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको आप समझ सके कि कौन सा वाला वाइब्रेशन है। ओके, तो आप यहाँ पे सोचिए कि जब इस एक्सिस ने इस एक्सिस को क्रॉस किया, तो ये वाली वाइब्रेशन को उसने रोका। ओके, इसको हम थोड़ा क्लियर करें जिससे आप फिर से एक बार इसको अच्छे से समझ पाए। यहां पर है ना, यहां पे देखिए कि जब एनालाइजर ने पोलराइजर को क्रॉस किया, तो ये वाली वाइब्रेशन क्रॉस में चली गई, है ना, इसके पैरेलल है वाइब्रेशन। इसका मतलब पोलराइजर को एनालाइजर ने क्रॉस किया, तो ये वाली वाइब्रेशन इससे क्रॉस डायरेक्शन में चली गई, तो ये आउटपुट में नहीं जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे लाइट परफेक्टली पोलराइज्ड नहीं है, पार्शियल पोलराइज्ड है, तो इस डायरेक्शन की वाइब्रेशन के साथ साथ इससे परपेंडिकुलर वाली वाइब्रेशन, जिसे हम डॉट से दिखाते थे, वो भी प्रेजेंट होगी। और जब इसने इसको क्रॉस किया था पोलराइजर को, तो ये वाली तो क्रॉस में चली गई, लेकिन ये वाली डायरेक्शन तो इससे पैरेलल आ जाएगी ना, जो एनालाइजर की एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये तो रोक दी जाएगी एनालाइजर से। लेकिन जो ये डॉट वाली डायरेक्शन है, वो वाली एनालाइजर के एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से आउटपुट में निकल जाएगी। ओके, इस वजह से आउटपुट में इंटेंसिटी मिनिमम तो होगी पर जीरो नहीं होने पाएगी। लेकिन अगर यहां पर परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट आपको मिल रही है सेकेंड जोन में, यानी यहां पर परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट है, तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा, ये तो रोक दी गई और दूसरी वाली लाइट प्रेजेंट नहीं है, यानी आउटपुट में जीरो इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो जीरो या मिनिमम का आउटपुट में मिलना डिपेंड करता है कि इस जोन में, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जोन 2 कहा था, उस जोन में परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट है या कि पार्शियल पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, इसी को यूज करते हुए आपको एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने देखा जब पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे से क्रॉस पर चले जाते हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचा हुआ है और वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सारे टॉपिक्स लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये कितना पूछा जाने वाला टॉपिक है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। अब देखिए, अगर एनालाइजर पर अनपोलराइज्ड लाइट ही इंसिडेंट करा दी जाए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे यहां हमने बार बार आपसे, हम लोगों ने इंटेंसिटी की बात कहां से की थी, हमने कहा था कि ये हम इंसिडेंट लाइट को हम ले रहे हैं यहाँ पर, यानी ये हम ले रहे हैं आई नॉट और इसको हम कह रहे हैं आई, और इसी रिलेशन को हम लोगों ने किया था आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, ओके, यानी ये पोलराइज ना होके अनपोलराइज्ड है, तो यहाँ की इंटेंसिटी बताइए। इस क्वेश्चन को जो भी हमने लिया उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, नहीं, विश्लेषक पर जो इंसिडेंट लाइट है, यानी ये वाली लाइट, वो टोटली अनपोलराइज्ड है, ये पार्शियल भी नहीं, टोटली अनपोलराइज्ड अध्रुवित प्रकाश है। अब आउटपुट में इंटेंसिटी बताइए। ठीक है, या इसी को देखिए, हम ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, आप कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारी एक ही केस हैं, आप देखिएगा एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि आपका एनालाइजर को भूल जाइए, है ना, पोलराइजर और एनालाइजर में अंतर तो कुछ नहीं, जैसा ये क्रिस्टल है वैसा ही ये भी क्रिस्टल है, बस उसका हमने यूज अलग अलग किया है। अब अगर आपसे कहा गया है कि पोलराइजर में ये है इंसिडेंट लाइट और पोलराइजर के आउटपुट में लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी बता दीजिए, तो वही बात हो गई ना जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि एनालाइजर पर इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है, इसके आउटपुट में इंटेंसिटी बताइए एनालाइजर के,
या आपसे कह दिया जाए कि पोलराइजर पर ये इंसिडेंट लाइट है अनपोलराइज्ड, इस पोलराइजर के आउटपुट में लाइट की इंटेंसिटी बताइए। दोनों एक ही बात है, बस आई और आई नॉट आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब अगर इस केस की हम बात कर रहे हैं, यानी पोलराइजर पर इंसिडेंट लाइट है अनपोलराइज्ड और इस पोलराइजर के आउटपुट में लाइट की इंटेंसिटी बताइए, तो सीधी सी बात है, अब आउटपुट लाइट यानी ये हो गई आई और ये हो गया आई नॉट, सेम फॉर्मूला। ओके, यानी इसको बेस लिया, इसके आउटपुट की लाइट ये, इसके इनपुट की लाइट आई नॉट और सेम फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया इतना, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर इसी को एनालाइजर के केस में आपसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन को बदल दिया जाए, यानी ये ना कह करके कि हम पोलराइजर को बेस ले रहे हैं, आपसे ये कह देते हैं कि ये एनालाइजर पे ये जो इंसिडेंट लाइट है इसी को हम अनपोलराइज कह दें। अब यहाँ आउटपुट में इंटेंसिटी बताइए, तो ये आउटपुट बन जाएगा और ये इनपुट आई नॉट बन जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला आएगा। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अब कोई सा भी एक केस अपने दिमाग में रख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यही कहा, यहाँ आपको दिख रहा है अनपोलराइज लाइट, चलिए हम इसी को ले लेते हैं। तो इनपुट यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट इंसिडेंट हुई और इसके आउटपुट में है आई, ये आई आपको बताना है। फॉर्मूला है मेलस लॉ का, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन फ्रेंड्स थीटा जब हमें पता हो तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और थीटा क्या था, थीटा को हमने अभी कई तरीके से आपको बताया। एक हमने कहा पोलराइजर और एनालाइजर का जो एक्सेस है उसके बीच का बनने वाला एंगल है थीटा, लेकिन हमने शुरुआत में ही इसी चीज का बेस आपको एक्सप्लेन कर दिया था। हमने कहा था कि जरूरी नहीं हम कहें पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सेस के बीच बनने वाला एंगल थीटा है, हम ये भी कह सकते हैं कि एनालाइजर पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो आपतित प्रकाश है, उसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन और एनालाइजर के एक्सिस के बीच का एंगल भी हम थीटा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है लाइट की, वो वही तो है जो पोलराइजर की एक्सिस है। ये मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया। अब यहां पर हम यही बात यूज करेंगे। इस बात को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ, है ना, इस केस में देखिए, अब यहां देखिए क्या है, ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, और अनपोलराइज लाइट को क्यों स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। आपने देखा था ये जो ट्रांसमिशन डायरेक्शन है लाइट की, इससे परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इसमें जितने पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हैं, जब वो सभी प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो सारे के सारे वाइब्रेशन प्रेजेंट होते हैं लाइट के, तो वो अनपोलराइज लाइट कही जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमने मेलस लॉ भी आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, उसको तो हम तभी थीटा यूज कर पा रहे हैं जबकि हमारे पास कोई एक वाइब्रेशन की डायरेक्शन हो, तभी तो हम इस एक्सिस के साथ उसका एंगल डिसाइड करेंगे, है ना। चाहे हम इस केस में लें, चाहे हम एनालाइजर को यूज करके ले रहे थे, हमने कहा था ये डायरेक्शन और एनालाइजर के एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो अगर हम उसको पोलराइजर के बेस पे कहें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है, जो आपतित प्रकाश है, उसके वाइब्रेशन की डायरेक्शन और पोलराइजर के एक्सिस के बीच का एंगल होना चाहिए थीटा, है ना। अगर हमें ये थीटा पता हो तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे और आई निकल जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, हमने क्या कहा, अनपोलराइज्ड लाइट ही इंसिडेंट हो रही है। तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट है तो इसमें तो थीटा की सारी वैल्यूज फ्रॉम 0 to 360 डिग्री जितनी वैल्यूज हैं वो सारी थीटा हैं, क्योंकि सारे वाइब्रेशंस प्रेजेंट है तो सारी थीटा होगी। अब जब सारी थीटा हो जाती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स कि हम एवरेज लें। ठीक है, यानी एवरेज कैसे निकालेंगे आप, आपको आई निकालने के लिए कॉज स्क्वायर थीटा के ऊपर ऐसे बार लगाएंगे, बार का मतलब है कॉज स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू। और यहाँ एवरेज वैल्यू का हम कैलकुलस में जाकर के यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं अलग से उसका वीडियो दूंगी कि कॉज स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जबकि थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक पॉसिबल है, फ्रॉम 0 डिग्री टू
360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री तक की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। यहां हम सीधे लिखेंगे कि जब ये सारी वैल्यूज होती हैं तो कॉज स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू है, औसत मान है, वो आता है 1/2। ओके, तो कॉज स्क्वायर थीटा सीधे से 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I नॉट इंटू 1/2, दैट मीन्स I नॉट बाई 2। ओके, दिस इज द सोल्यूशन, I इज इक्वल टू I नॉट बाई 2। अब इसको आप यहां से समझ भी लीजिए। मैं ये वाला रब कर लेती हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा यहां पर, है ना, जिससे मैं आपको और आगे समझा दूं और उसके लिए आपके स्पेस यहां पे हो जाए। तो अब देखिए यहां पर ये था आपका I नॉट, ठीक है। अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर पर इंसिडेंट हुई और इसके आउटपुट में इंटेंसिटी आई I, तो I कितना होगा, I नॉट का हाफ हो जाएगा, यानी दिस I इज I नॉट बाई 2। ओके, सीधे सीधे हाफ हो जाएगा अगर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उसके आउटपुट में। ये एक अलग से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यही चीज आप एनालाइजर पे भी लगा सकते हैं, जो भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था। एनालाइजर पर अगर यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट डाली जाएगी तो ये इंटेंसिटी, यहां की जो इंटेंसिटी है उसका हाफ होगी। मान लीजिए हम इसको कहते हैं I2 और इसको हम कहें I1, और अगर ये अनपोलराइज्ड है तो I2 की वैल्यू I1 का हाफ हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से जो भी हमने आपको समझाया है। अनपोलराइज्ड नहीं है तो आप ऐसा नहीं लगाएंगे, तब आपको प्रॉपरली एंगल की वैल्यू लेकर के तब सॉल्व करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये तो थर्ड केस था। अभी ठहरिएगा, अभी जाना नहीं है, क्योंकि अभी और भी दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको चीजें बताने वाले हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जिससे इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स आप आराम से सॉल्व कर पाए। तो ये क्या कह रहा है, अ पोलराइजर एंड एन एनालाइजर आर सो ओरिएंटेड that intensity of transmitted light is maximum। आप पोलराइजर और एनालाइजर को इस तरह से एक दूसरे के साथ रखते हैं कि जो एनालाइजर से ट्रांसमिट होने वाली, उससे निकलने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। और ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हो रही थी, अभी आपने देखा है, जबकि पोलराइजर और एनालाइजर एक दूसरे से पैरेलल थे। इसका मतलब इस लाइन ने क्या कहा, सीधे सीधे कहा पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल, ठीक है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर ये क्या कह रहा है, इफ एनालाइजर इज रोटेटेड। अब आपने क्या किया, ये आपका पोलराइजर था, ये आपका एनालाइजर था। अब आपने एनालाइजर को रोटेट किया, जैसे आपको सिखाया था, इस एक्सिस के चारों तरफ 360 डिग्री से आपने रोटेट किया, जिससे पोलराइजर और एनालाइजर के बीच जो एक्सिस जो है उनके बीच का एंगल बदलना शुरू हो जाएगा। और कितना रोटेट किया हमने एनालाइजर को, 60 डिग्री से, यानी दोनों पैरेलल थे। एनालाइजर को रोटेट किया तो ये वाली एक्सिस रोटेट हो जाएगी, ये ऐसी ही रही, है ना। अगर हमने एनालाइजर को 60 डिग्री से रोटेट किया तो पोलराइजर के साथ एनालाइजर की एक्सिस भी तो 60 डिग्री बनाना शुरू कर देगी। यानी ये सीधे से क्या बात कहना चाह रहे हैं, इस तरीके से कहा है जिससे आप, ये अगर एग्जाम में यही चीज आए तो आप समझ जाइएगा कि इन्होंने सीधे से कहा कि हम उसको इस कंडीशन में ले आते हैं जबकि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री हो जाता है। और कहा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट इज ट्रांसमिटेड, यानी जो लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही थी, मैक्सिमम लाइट यानी I नॉट, ओके, I नॉट का कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट ट्रांसमिट होके जा रहा है। तो सीधी सी बात है, हम मेलस लॉ यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेलस लॉ क्या कह रहा था आपका, मेलस लॉ कह रहा था कि I इज इक्वल टू I नॉट कॉज स्क्वायर थीटा, है ना। और जो केस हमने लिया वहां पे थीटा की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो गई, थीटा हो गई आपकी 60 डिग्री। अगर थीटा 60 हो जाता है तो I इज इक्वल टू I नॉट कॉज स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। जी जल्दी से बताइए जरा सा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये तो फॉर्मूला आपने हमेशा से पढ़ा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आती है
1/2। तो जब cos 60 डिग्री 1/2 है तो cos स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है 1/4। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि I इज इक्वल टू हो जाएगा I0/4। और I0 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, है ना। I0 आपकी क्या होती है, I0 है आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना। और I कितना हो गया, जो आउटपुट में आपको लाइट मिल रही है वो कितना हो गया, I0/4, यानी मैक्सिमम का 1/4 पार्ट आउटपुट में आपको मिलता है। ये आपका आंसर आ गया, I इज इक्वल टू I0/4। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के आपको सॉल्व करना है। यहां पर फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिया है जिससे आपका अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो उसे भी आप यहां पर सॉल्व कर लें। और देख लीजिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अलग अलग तरीके से बेटा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहले वाले में फ्रैक्शन था, है ना। अब फ्रैक्शन में तो आपको कंफ्यूजन नहीं ही होगा, आप जानते होंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न का मतलब है आउट ऑफ 1, है ना। इसीलिए वहां तो हमने लिखा रहने दिया I इज इक्वल टू I0/4, वो फ्रैक्शन में ही है। फ्रैक्शन में भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं आपकी वो डाउट भी क्लियर कर दूंगी। फ्रैक्शन पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगी। अभी अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 30 डिग्री। ठीक है, यानी एनालाइजर पर इंसिडेंट होने वाली लाइट का कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत उससे ट्रांसमिट होके जाता है जबकि दोनों के बीच एंगल है 30 डिग्री। जी, ये तो सीधे से कह दे रहे हैं कि पोलराइजर और एनालाइजर कुछ एंगल बना रहा है और वो एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, मेलस लॉ पर आ जाते हैं, है ना। मेलस लॉ आपको क्या कहता है, तो मेलस लॉ आपका क्या कहता है, मेलस लॉ कहता है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, 30 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब क्या है, cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री। जी जल्दी से बताइए cos 30 डिग्री कितना होता है। जी वेरी गुड, √3/2, √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/4। वेरी नाइस। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा 3/4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू I0 इंटू 3/4, है ना। ये आ गई कि आउटपुट में इंटेंसिटी कितनी होगी। अब अगर परसेंटेज कहा गया है तो परसेंटेज ही बताना पड़ेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए बता देती हूँ कैसे आपको निकालना है। आपने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I0 इंटू 3/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू I0, है ना। तो आप देखिए कि अगर इंसिडेंट लाइट है आपकी I0 तो आउटपुट में ट्रांसमिटेड लाइट हुई I का मतलब क्या है, 3/4 ऑफ I0। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट है आपकी 1, ओके, तो ये सोल्यूशन आप जानते होंगे, I0 है इंसिडेंट लाइट तो ट्रांसमिटेड हुई 3/4 I0। अगर इंसिडेंट लाइट है 1 तो ट्रांसमिटेड लाइट कितनी हो जाएगी, 3/4 I0 अपॉन I0 कैंसिल, यानी 3/4। ऐसे तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे। इसके पिछले क्वेश्चन में भी अगर फ्रैक्शन पूछा है तो आप ऐसे निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां कहा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक, अब अगर यहाँ परसेंटेज कहा है तो इंसिडेंट लाइट है I, तो आउटपुट में ट्रांसमिटेड लाइट हो गई 3/4 I0। इंसिडेंट लाइट अगर 1 हो जाए तो आउटपुट में ये हो जाएगी आपकी ट्रांसमिटेड लाइट। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट आपकी 100 है तो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना आप जानते हैं, ये 25 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। कितना बन जाएगा, 75। इतना परसेंटेज आपको आउटपुट में यहाँ लाइट मिलेगी। तो क्वेश्चन जैसे पूछा गया है
आपको उसी तरीके से आंसर देना होता है। यहां मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया, अगर आप यहां पे रुक जाते हैं तो फ्रैक्शन आ गया, अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज में चला गया। इस केस में भी देखिए मैंने यहां तक आपको छोड़ दिया था, इस वाले केस में यहां तक छोड़ दिया था, है ना। जबकि अगर फ्रैक्शन पूछा गया है तभी एक स्टेप आपको सॉल्व करना चाहिए था, आप बताएंगे कितना फ्रैक्शन, है ना। तो आप यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ आपको बताया है, यानी आउट ऑफ 1 निकाल देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, आउट ऑफ 100 निकाल देते हैं तो परसेंटेज आ जाएगा। ये तो आपके नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो यहाँ हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं और मेलस लॉ भी आपने समझ लिया है। मेलस लॉ में जो बेसिक चीज आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, वो याद रखनी क्या है, आपको सिर्फ अगर आप इतना याद रखते हैं, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, तो आप सारी चीजें कर पा रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि थीटा क्या है, I क्या है और I0 क्या है, जिसका मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आज यहाँ पर दिया है। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और उससे आप रिवाइज करते रहिए और उसके बेस पर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए। आज हमारे साथ बने रहने के लिए पूरे वीडियो में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। कोई जानकारी आपको अलग से चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।